नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य के औद्योगिक विकास को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की प्रतिष्ठित मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी BEML राज्य में भारी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण का प्लांट स्थापित करेगी। अरुण साव ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ का अपनी तरह का पहला उद्योग होगा जो राज्य को देश के औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगा। उनके अनुसार यह परियोजना आधुनिक भारी मशीनरी के निर्माण की शुरुआत होगी और औद्योगिक क्षेत्र को नई गति मिलेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह परियोजना राज्य के औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इस BEML भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम है। हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र हेतु यह राज्य का पहला उद्योग होगा जिसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ को देश के औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी और राज्य में आधुनिक भारी मशीन निर्माण उद्योग की शुरुआत होगी। मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य में बड़े निवेश को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। राज्य में संयंत्र की स्थापना से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और छत्तीसगढ़ विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा। मंत्रिपरिषद ने लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू करने के प्रथम चरण को मंजूरी दी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन का उद्देश्य राज्य में सुशासन को मजबूत करना, नई तकनीक को बढ़ावा देना, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के अवसर बढ़ाना और डिजिटल इकोनॉमी को गति देना है। सरकार के अनुसार ये मिशन अगले 5 वर्षों तक संचालित किया जाएगा, जिस पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मिशन के तहत राज्य में 100 AI डेटा लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से तकनीकी नवाचार, रोजगार और डिजिटल बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन निर्णयों में मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य राज्य में सुशासन, नई तकनीक, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। यह मिशन 5 वर्षों के लिए होगा, जिस पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मिशन के तहत 100 AI डेटा लैब बनाई जाएगी, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता दी जाएगी, 6 लाख विद्यार्थियों और 1,50,000 सरकारी कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासन के कार्यों को आसान और तेज बनाने के लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार की विकास योजनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया।
उन्होंने कहा इस वर्ष के बजट में सरकार 5 प्रमुख मिशनों पर काम कर रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन और पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा मिशन प्रमुख है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एआई मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसका उपयोग चरणबद्ध तरीके से आने वाले वर्षों में किया जाएगा। उनका कहना है कि इस पहल का उद्देश्य नई तकनीकी को बढ़ावा देना, डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करना और युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इन मिशनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ विकास और नवाचार के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित करेगा। हर जगह इस साल के बजट में हम लोग 5 मिशन पर काम कर रहे हैं। उसमें एक एआई मिशन भी है, पर्यटन के क्षेत्र में भी है, और एआई के लिए 500 करोड़ है जो आने वाले 5 वर्षों में खर्चा होगा। और एआई का उपयोग हर जगह विभागों में करेंगे तो उससे एक और कामों में गति भी आएगी और पारदर्शिता भी आएगी। इस साल के अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में मंत्री ओपी चौधरी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बजट में 5 मुख्यमंत्री मिशन शुरू किए, जिनमें पर्यटन, कौशल विकास, बुनियादी ढांचा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मिशन शामिल है। ओपी चौधरी ने कहा कि उनकी नजर में मुख्यमंत्री एआई मिशन सबसे महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ को नई तकनीक और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में आगे ले जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एआई मिशन से सुशासन को मजबूती मिलेगी, युवाओं के लिए नए कौशल और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही राज्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ को तकनीक आधारित विकास का अग्रणी राज्य बनाना। बजट था इस बार के बजट में 2026-27 का जो बजट था उसमें मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मिशन 5 मुख्यमंत्री मिशन प्रारंभ किए गए थे। टूरिज्म पे, निपुण स्किल डेवलपमेंट पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि बदलते समय, बदलती दुनिया, बदलते परिवेश के हिसाब से मुख्यमंत्री एआई मिशन। आज प्रधानमंत्री जी भी एआई मिशन राष्ट्रीय स्तर पर संचालित कर रहे हैं बड़े स्केल पे, तो उससे तारतम्य बिठाते हुए एक मिशन के रूप में एआई के कारण जिस तरह से जीवन बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब के अवसर बदल रहे हैं, आज एआई से भागकर कोई जॉब नहीं अचीव कर सकता। एआई को एडॉप्ट करके नए जॉब के अवसर की तलाश से हमारे युवा भाई बहन कर सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री एआई मिशन का वो बजट में प्रावधान किया गया था। आज उसकी कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंजूरी प्रदान की है और इसके तहत सब प्रथम चरण में ही 1.5 लाख कर्मचारियों को और 6 लाख से अधिक हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को, जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, उनको एआई की दिशा में धीरे धीरे ट्रेनिंग देने का काम सरकार कराने जा रही है। और अलग अलग एआई के कारण जो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, उनको एक्सप्लोर करने का काम हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करेगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वन महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पीपल फॉर पीपल अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्यों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की है। वहीं कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मिशन को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने एआई मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इस मिशन से डिजिटल विकास, तकनीकी नवाचार, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। आज वन महोत्सव 2026 का शुभारंभ किए हैं और पीपल फॉर पीपल अभियान के तहत आज यहाँ पर पीपल का पेड़ लगाए हैं। हमारे डिप्टी सीएम सहित सभी मंत्रिमंडल के साथीगण, सब लोगों ने यहाँ पर एक पीपल का पेड़ लगाया है और इसको आगे चल के पीपल सिटी के रूप में इसको डेवलप करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आह्वान है। 2024 में उन्होंने एक पेड़
माँ के नाम पर अभियान का शुभारंभ किया है। इसमें पिछले 2 वर्षों में हमारे प्रदेश में 7 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगे हैं। बजट में 2026-27 का जो बजट था उसमें मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मिशन 5 मुख्यमंत्री मिशन प्रारंभ किए गए थे। टूरिज्म पे, निपुण स्किल डेवलपमेंट पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि बदलते समय, बदलती दुनिया, बदलते परिवेश के हिसाब से मुख्यमंत्री एआई मिशन, आज प्रधानमंत्री जी भी एआई मिशन राष्ट्रीय स्तर पर संचालित कर रहे हैं बड़े स्केल पे। तो उससे तारतम्य बिठाते हुए एक मिशन के रूप में एआई के कारण जिस तरह से जीवन बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब के अवसर बदल रहे हैं, उस आज एआई से भागकर कोई जॉब नहीं अचीव कर सकता। एआई को एडॉप्ट करके नए जॉब के अवसर की तलाश से हमारे युवा भाई बहन कर सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री एआई मिशन का वो बजट में प्रावधान किया गया था। आज उसकी कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंजूरी प्रदान की है और इसके तहत सब प्रथम चरण में ही 1.5 लाख कर्मचारियों को और 6 लाख से अधिक हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को, जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, उनको एआई की दिशा में धीरे धीरे ट्रेनिंग देने का काम सरकार कराने जा रही है और अलग अलग एआई के कारण जो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, उनको एक्सप्लोर करने का काम हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करेगी। जब मैं प्रशासन में था 2016, 17, 18 में, तो उस समय हम लोगों ने रायपुर शहर में पीपल फॉर पीपल स्कीम चालू करी थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पीपल फॉर पीपल अभियान को एक नए ऊंचाई पर ले जाने के लिए नवा रायपुर को पीपल सिटी के रूप में परिवर्तित करने के लिए, नवा रायपुर को पीपल सिटी के रूप में इस्टेब्लिश करने का एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है और आने वाले 3 सालों के भीतर पूरा नवा रायपुर के किसी भी चौक, किसी भी सड़क, किसी भी बिल्डिंग में खड़े होकर किसी भी दिशा में देखेंगे तो आपको पीपल का पेड़ जरूर दिखाई देगा। इस कॉन्सेप्ट के तहत नवा रायपुर को पीपल सिटी के रूप में स्थापित किया जा रहा है और ये 3 साल के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अमली जामा पहना हुआ दिखाई देगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि नवा रायपुर कितना खूबसूरत होगा, कितना हरियाली से भरपूर होगा और जहाँ का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना अच्छा होगा। इस पर बड़ी योजना के साथ पीपल फॉर पीपल, लोग पीपल पेड़ के लिए खड़े हों, उस भावना के साथ ये अभियान चलाया जा रहा है। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो उसी भावना को चरितार्थ करते हुए पीपल सिटी के रूप में इसे स्थापित कर रहे हैं ताकि रात में भी वो ऑक्सीजन देता है, 100 साल से अधिक आयु होती है और ये पीपल वन भी बनाए जा रहे हैं, 2 बड़े पीपल वन भी स्थापित। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 13 दिनों से छात्र धरने पर बैठे हैं और कई आंदोलनकारी भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं और वो इस मामले में स्पष्ट कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरकार ने आंदोलनकारियों से बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है, लेकिन छात्रों ने इस कमेटी से बातचीत करने से इनकार कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सार्वजनिक मंच पर आकर उनसे बातचीत करें। वहीं मामले की जांच कर रही सीआईडी ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। 5 और लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब तक कुल 19 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। अब देखना होगा कि सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच गतिरोध कब खत्म होता है और जेपीएससी विवाद पर क्या समाधान निकलता है। इसी पर बनी हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखाते हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 13 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्र सरकार के मंत्रियों से नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत की मांग पर अड़े हैं। इधर सरकार ने 4 मंत्रियों की कमेटी बना दी है, लेकिन छात्रों ने बंद कमरे में बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वार्ता सार्वजनिक मंच पर और कम से कम 2 मीडिया प्रतिनिधियों के बीच में होगी। हालांकि खबर है कि आज प्रदर्शनकारी छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य सरकार से मुलाकात कर सकता है। छात्रों की मांग है कि जेपीएससी समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच सीआईडी के साथ साथ ईडी से भी कराई जाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो महा आंदोलन होगा। हम बस इतना चाहते कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, सीजीएल रद्द करे, सीबीआई जांच कराए, बस यही चाहते हैं। हम लोग ने तो और महा आंदोलन करेंगे सर, बस यही बोलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार आए जल्द से जल्द और
हमारी बात को पूरी की जाए, हमारी मांग को पूरी की जाए और हमारा बात है जो वो सरकार तक पहुंचे, झारखंड सरकार तक। उधर सरकार की ओर से जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीआईडी ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआईटी डिजिटल रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच में जुटी है। इधर आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। कल एनएसयूआई का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। मुलाकात के बाद एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन हमारा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है उनके भविष्य को लेकर बड़ी चिंताएं जताई हैं और जो अनशन पे आंदोलनकारी हमारे साथी हैं, छात्र हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई है और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों के प्रति की जाएगी। चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। कड़े कानून जो है इस पे बनाए जाएंगे और उन्होंने छात्रों को भी ये आह्वान किया है, उनको निमंत्रण दिया है कि आप एक डेलीगेशन बना के आइए। वहीं देर रात पूर्व बीजेपी विधायक और शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन भी आंदोलन स्थल पर पहुंची और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर निशाना साधा। हम समझते हैं हमको बहुत तकलीफ हुआ, जो हम 12-13 दिन से जो हम इन लोगों की स्थिति को देख रहे हैं, कोई चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, मतलब अपने एक तरह से तो उनका पूरे तरह से लाइफ को बर्बाद कर दिया गया। आखिर किसने बर्बाद किया? आज इन लोग पूछ रहे हैं, बच्चे लोग पूछ रहे हैं, इनके लाइफ के साथ में, कैरियर के साथ में खिलवाड़ किसने किया? इस आंदोलन की गूंज अब सियासी गलियारों में भी जोर शोर से सुनाई देने लगी है। जहां कांग्रेस कह रही है कि वो छात्रों के साथ खड़ी है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के पूरे घटक दल वो तो बहाने ढूंढती है और वो सब छात्रों की समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व, हेमंत सोरेन जी स्वयं युवा भी हैं, स्वयं संवेदनशील भी हैं और हमारे कांग्रेस के लोग उनसे हमेशा संपर्क में है। जो छात्र हमारे हैं, जो बहुत सारे मानवीय सहायता है, जो डॉक्टर्स है, वो हमारे टीम प्रोवाइड भी उनको कर रही है और हम लोग छात्रों के साथ हैं। उनके जो इश्यूज हैं, आज हम लोग भी चाहते हैं जेपीएससी में पारदर्शिता हो, जेपीएससी में लोगों के विश्वास कायम रहे। और कांग्रेस से मैं खास तौर पर जानना चाहूँगा, जो छात्रों के हित में बात करते हैं, आंदोलन करने का निर्णय लेते हैं, छात्रों को हितैषी बने हुए हैं, तो अब राहुल जी, कांग्रेस पार्टी, आपकी सरकार वहाँ है तो कहाँ गए आपकी नैतिकता? क्यों नहीं वहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं? क्यों नहीं अपना समर्थन वापस कर रहे हैं? दो नजरिया मत रखिए राहुल बाबा। यानी सड़क पर छात्र, सियासी बयानबाजी और सरकार पर लगातार बढ़ता दबाव। अब पूरा गतिरोध सिर्फ एक सवाल पर आकर टिक गया है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद आंदोलनकारी छात्रों के पास आकर उनसे बातचीत करेंगे या फिर प्रतिनिधि मंडल के जरिए ही समाधान निकालने की कोशिश होगी। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या झारखंड का ये छात्र आंदोलन आने वाले वक्त में और तेज होगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। शामली के झिंझाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में कैराना पलायन प्रकरण से जुड़े 1 लाख के इनामी बदमाश फुरकान को मार गिराया गया है। पुलिस के अनुसार फुरकान कुख्यात मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य था और हत्या, रंगदारी, लूट समेत करीब 30 संगीन मामलों में वांछित था। मुठभेड़ के दौरान फुरकान ने पुलिस का पर कार्बाइन और पिस्टल से फायरिंग की, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में फुरकान ढेर हो गया, जिसके बाद उसका एक साथी जो है वो फरार हो गया। इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखाते हैं। आज वही नाम पुलिस एनकाउंटर में खत्म हो गया। योगी की पुलिस ने कैराना पलायन प्रकरण से जुड़े 1 लाख के इनामी बदमाश फुरकान को मुठभेड़ में मार गिराया। फुरकान कुख्यात मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य था और हत्या, रंगदारी, लूट समेत कई संगीन मामलों में फरार चल रहा था। शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के अहमदगढ़ चौकी इलाके में पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। ये कुख्यात अपराधी, ये कन्विक्टेड अपराधी हमारे जनपद का है और आपको बता दूं कि ये 2014 में ये कई व्यापारियों की हत्या की रंगदारी न मिलने के कारण और तब से यहाँ पे पलायन की स्थिति हो गई थी यहाँ पे और बाद में बड़ी मुश्किल से पलायन रोका गया, यहाँ पे रुका है पुलिस के सहयोग से और अब आज इसकी मृत्यु हुई है पुलिस एनकाउंटर, पुलिस कार्रवाई में। एक बड़ा एक अच्छी कार्रवाई हमारे जनपद की पुलिस ने किया है
और हमें लगता है कि यहाँ के जो व्यापारी समर्ग है काफ़ी इससे सुकून महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है कैराना पलायन कांड। बात 30 मई 2016 की है। अगले साल 2017 में विधानसभा चुनाव होने थे, इसलिए सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी थीं। इसी बीच कैराना से तत्कालीन भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने 346 हिंदुओं की एक सूची जारी की। उनका दावा था कि 2014 से 2016 के बीच एक विशेष समुदाय के अपराधियों और रंगदारी के डर से ये हिंदू परिवार यहाँ से पलायन कर गए। ये सिर्फ एक इनकाउंटर नहीं, बल्कि उस अपराध की फाइल का बड़ा अध्याय है जिसने कभी पूरे कैराना को दहला दिया था। पुलिस के अनुसार मुकीम काला गैंग के आतंक, व्यापारियों की हत्याओं और लगातार रंगदारी की घटनाओं ने कैराना से कई परिवारों के पलायन का माहौल बनाया था। फुरकान पिछले 4 साल से फरार था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस फुरकान के पूरे आपराधिक नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। सवाल अब यही है कि क्या इस एनकाउंटर के साथ कैराना के अपराध के उस काले अध्याय पर पूरी तरह विराम लग पाएगा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।